वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपके बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं आपका अपना टीचर, आपका अपना दोस्त सी अर्जुन गुप्ता आपके सामने लेके आ गया हूं रिवीजन वीडियो, वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो आइए ये वाला लेक्चर जो है वो पूरा का पूरा रिवीजन को संबोधित करते हुए फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है चैप्टर को खत्म करते हैं वन शॉट रिवीजन में। वन शॉट रिवीजन का ही मतलब यही है कि जो हम इतने क्लासेस में पढ़ रहे थे उसको एक मतलब धीरे धीरे धागे के अंदर सारी चीजों को पिरो देना, एक एक मोती को उस धागे में पिरो देना। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का। फटाफट से अपनी कमर पेटी बांध लो, नोट्स खोल लो और हाँ, नोट्स को प्रिंट करा लो। चलो लेट्स स्टार्ट इट। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? ई बिजनेस का मतलब ये होता है कि जब ये आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज जो है वो इंटरनेट के मोड के थ्रू करेंगे, इसी को बोलते हैं हम ई बिजनेस। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है? बिजनेस एक्टिविटीज कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, सारी की सारी जो है वो ई बिजनेस के अंदर ही आती है। अब देखते हैं कुछ कॉमन टर्म्स जो ई बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एक होता है बी टू बी, यानी कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन दो बिजनेस लोगों के बीच में होगी, इसी को बोलते हैं बी टू बी ट्रांजेक्शन। फिर आता है बी टू सी ट्रांजेक्शन। जब भी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब बिजनेस और कस्टमर के बीच होगी तो इसको हम बोलते हैं बी टू सी कॉमर्स, इसको बोलते हैं बी टू सी ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर? दिक्कत नहीं। इसके अगर आपको पॉइंट याद करने तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यानी कि एक बिजनेस किसी दूसरी बिजनेस को कुछ काम दे रहा है, दो बिजनेस आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोई खरीदा बेची हो रही तो बीच में कोई कमर्शियल नेगोशिएशन हो रहा है, एक दूसरे को टेंडर्स दिए जा रहे हैं, distribution of goods and manufacture from manufacturer to the various distributor, this is also B2B commerce, B2B transaction। तो सर B2C क्या हुआ फिर? आओ B2C देखते हैं कि B2C क्या हुआ। B2C में क्या होता है बेटा? एक साइड पे बिजनेस होगा, दूसरी साइड पे कस्टमर होगा, इन दोनों बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी, इसी को बोलते हैं B2C कॉमर्स। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, माल खरीदने के बाद मान लो कस्टमर फोन कर रहा है, दिस इज अ B2C कॉमर्स। प्रमोशनल अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज हो गया, एक बिजनेस कस्टमर को तो सारी प्रमोशन करवाता है कस्टमर के लिए। अनलोडिंग, इसका मतलब इसका सॉरी लोडिंग होगा, लॉजिंग हो गई, लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर। कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के मालो का कस्टमर ने इस्तेमाल करा, पसंद नहीं आया, वापस से वो कंप्लेंट करेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? बिजनेस और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। अब आता है C2C। C2C का मतलब क्या होता है? द ट्रांजेक्शन टेक्स बिटवीन दो कस्टमर के बीच में जब ट्रांजेक्शन होंगी तो वो क्या होगा? वो C2C कॉमर्स ही होगा। इसका एग्जांपल ये, थ्रू C2C ट्रांजैक्शन एग्रीड और चीटेड कस्टमर कैन वार्न अदर कस्टमर नॉट टू बाय सच प्रोडक्ट इन व्हिच ही वाज चीटेड। सर इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मान लेते हैं मैंने ये बोतल खरीदी, ये बोतल मैंने खरीदी, इसका प्लास्टिक मटेरियल अच्छा नहीं था, मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे जो और कस्टमर है बेवकूफ ना बने, तो मैं क्या करूंगा, और कस्टमर्स जो ये बोतल खरीदते उनको बोलूंगा कि डू नॉट परचेज दिस बोतल, बोतल का क्वालिटी अच्छा नहीं है प्लास्टिक का। तो मैं सेलर तो नहीं हूं, मेरा कोई बिजनेस तो नहीं है, पर मैं कस्टमर हूं जिसने खरीदा था, और दूसरे कस्टमर्स को मैं क्या कर रहा हूं? आगाह कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। ठीक, तो ये हमारा हो गया C2C वाला पॉइंट। अब आगे आ जाओ, C2C ट्रांजेक्शन सर कुछ और एग्जांपल दे दो। तो सारे एग्जांपल आपको यहाँ लिख के दे रखिए कि अगर मैं अपनी यूज्ड करी हुई किताब किसी को बेचूं, यूज्ड करे हुए कपड़े किसी को बेच दूं, कुछ एंटीक आइटम किसी को बेच दूं, या अगर मैं दूसरे कस्टमर्स को वार्निंग दे रहा हूं कोई अपना जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सारी C2C ट्रांजेक्शन ही होती हैं। तो सारे एक्शंस को ध्यान रखना और भूलना मत। फिर आता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स की अगर बात करें तो इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? ध्यान से देखिए, दिस refers to a transaction between the parties or person who are a part of the one firm only. It is a transaction within the firm, that is why it is called intra-firm transaction. वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस सपोज मान लेते हैं आज नोएडा में है, एक वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस हमने यूपी के एक यूपी में है, ऑलरेडी नोएडा में है, एक हम मुंबई में खोलना चाहते हैं, आपस में दोनों में ट्रांजेक्शन हो रही है, दिस इज इंट्रा फर्म। समझ गए? जब दो फर्म जो एक ही हैं उनमें अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, दिस इज इंट्रा बी कॉमर्स, इसको हम इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। सर इस एग्जांपल दे दो। सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, सब कुछ मेरे मुन्ने में सब कुछ लिखा हुआ है, देखो उल्टा पेन पकड़ा हुआ था। दो डिपार्टमेंट एक ही फर्म के हैं, उनके बीच में आपस में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, इंट्रा बी कॉमर्स। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर, इंट्रा बी कॉमर्स। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन होल ऑर्गेनाइजेशन इज इंट्रा बी कॉमर्स।
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज इंट्रा बी कॉमर्स। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, आप ही मुझे बताओ, अगर आपकी टीचर आपको कुछ पॉइंट्स दे दे और बताए और पूछे आपसे कि बताओ इसमें B2B क्या है, B2C क्या है, C2C क्या है और इंट्रा बी क्या है, तो प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या आप नहीं बता पाओगे? डेफिनेटली आप बता पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। आई एम डैम श्योर कि आप जो है 100% बता के आओगे कि कौन सा क्या है। बस इसी चीज की बात है, वरना सब कुछ एक ही हालात है। फिर आता है ई बिजनेस वर्सेज ई कॉमर्स। अब देख लो कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। देखो ई बिजनेस क्या है, एक बड़ा टर्म है, ई कॉमर्स उसके अंदर एक टर्म जो है शामिल है। यानी कि बड़ा भाई कौन है? ई बिजनेस। छोटा भाई कौन है? ई कॉमर्स। ठीक है। ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तभी ई कॉमर्स में आएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन हो गए, सेल्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, वो सब कुछ कहाँ आएगा? कवर सब कुछ क्या होगा? सब कुछ कवर होगा ई बिजनेस के अंदर। यानी कि ई बिजनेस के अंदर तो प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ आ रहा है, लेकिन उस ई बिजनेस में अगर मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट हटा दूं तो क्या बन जाएगा? वो ई कॉमर्स बन जाएगा। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान का नाम जपते रहो, सक्सेस आपके पास आती रहेगी। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। क्या बेनिफिट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है ई बिजनेस को अगर हम अप्लाई करेंगे? तो इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। भाई मुझे एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। मान लो मुझे ऑनलाइन टी शर्ट्स बेचनी है, मुझे कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? कोई दुकान की जरूरत पड़ेगी? नहीं। फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। लोग की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट हो ना, तो आसानी से खुल जाएगा, आसानी से बंद भी हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। कन्वीनियंस, आप मुझे खुद बताओ, लोगों के लिए क्या कन्वीनियंस हो जाएगी? आज मैं बैठे बैठे ये बोतल मंगा सकता हूँ, ये बुक मंगा सकता हूँ, ये माइक मंगा सकता हूँ, अपना फोन मंगा सकता हूँ, ये घड़ी मंगा सकता हूँ, शर्ट मंगा सकता हूँ, ये सब घर बैठे बैठे। तो क्या है, शॉपिंग कन्वीनियंट हो चुकी है। और ये सब मैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे भी मंगवा सकता हूँ, जिसको बोलते हैं स्पीड। शर्ट पसंद आई, क्लिक, परचेज, पेमेंट, ऑर्डर। बोतल पसंद आई, क्लिक, परचेज करा, पेमेंट करा, ऑर्डर हो गया, 2-4 दिन बाद घर पे भी आ गया। ये स्पीड है, ये ई बिजनेस की स्पीड है, ये ताकत है, ये पावर है ई बिजनेस की, समझ गए? कराते हैं ग्लोबल रीच। भाई मैं एक छोटे से गांव में रहकर भी इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता हूँ, अपनी मेट्रोपॉलिटन इंडियन जो सिटीज हैं उनमें भी ट्रेड कर सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ ई बिजनेस। जो ग्लोबल रीच भी कर सकता है, ये पावर होती है ई बिजनेस की। ठीक है। कॉस्ट सेविंग, कोई भाई शोरूम की जरूरत नहीं, कोई शोशा की जरूरत नहीं, कोई पेंट की जरूरत नहीं, कोई फॉल सीलिंग की, लाइटनिंग, एसी वैसी कुछ नहीं जरूरत है। आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स पेपर सोसाइटी, आपको पेपर से जरूरत नहीं है भाई, आप नॉर्मली आराम से पीडीएफ के बेसिस पे काम कर सकते हो। परचेज सब इनवॉइसेस आप पीडीएफ के थ्रू शेयर कर सकते हो, फोन के थ्रू शेयर कर सकते हो। पेपरलेस इकोनॉमी हम बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब टॉपिक शुरुआत करते हैं आउटसोर्सिंग का, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन लेक्चर में दोबारा सुन लो, दोबारा हो जाएगा। एक चीज और भाई, डायरेक्ट जो है जंप मत करना रिवीजन लेक्चर पे, क्योंकि जब आप जंप करोगे ना डायरेक्ट रिवीजन लेक्चर पे, जो आप रेगुलर लेक्चर छोड़ गए, तो हो सकता है डायरेक्ट मुंह के बल गिर जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ हो, समझ रहे हैं? जिन लोगों के एग्जाम्स बिल्कुल अब सर पे हैं, मान लो कल एग्जाम है, कल प्रैक्टिकल है, उनके लिए रिवीजन वीडियो। जो पहले से पढ़ के आ चुके हैं उनके लिए रिवीजन वीडियो, उनके लिए नहीं है जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिवीजन वीडियो पे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कम एग्जांपल देखने को, भाई एक मुझे खुद बताओ, 3 क्लासों की अगर राय था, मैं एक क्लास में समेट रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल कम दिए गए हैं। वो सारे एग्जाम्पल कहाँ दिए गए होंगे? 3 क्लासों में। तो 3 क्लास देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखते हो, बहुत फायदा देने वाला है। गेटिंग इट? अब हम देखते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब, कॉन्सेप्ट का मतलब देख लेते हैं क्या होगा। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जब मैं अपने कोई काम किसी और को सौंप देता हूं, उसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक, ये बुक है, मेरा काम नोट्स बनाना था, प्रिंट करने का काम नहीं था, बाइंडिंग का मेरा काम नहीं था, मैंने किसी बाहर को दे दिया। ठीक है। क्लासेस की बात करूं तो क्लासेस रिकॉर्ड करने का मेरा काम है, एडिटिंग करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है उसके पीछे, एडवर्टीजमेंट करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, सोशल प्लेटफॉर्म को क्या नाम है मैनेज करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, क्लासेस को मैनेज करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। तो सर हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं।
बच्चों तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं बस, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। बाकी सारे बैकएंड वाले काम देखता है हमारे टीम मेंबर्स जो बेहद मेहनत करते हैं। अमेजन की अगर बात करें तो अमेजन के अंदर कॉल लेने का काम मालिक का नहीं है, मालिक का काम सिर्फ डिसीजन लेने का, मैनेजमेंट का, एफिशिएंसी का, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का, बस। इसके अलावा सारे काम क्या है वो आउटसोर्स करेगा किसी और बंदे को, जिसमें सबसे मोटा काम आता है कॉल सेंटर्स का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाटा का काम जो है, अंबानी का काम है वो मैनेजमेंट करना है, ना कि अपनी बैलेंस शीट बनाना, अपने प्रॉफिट लॉस, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाना। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक पूरी की पूरी बातें क्लियर है। अब देख लेते हैं कि नेचर फीचर ऑफ बीपीओ क्या थे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने आपको सबको समझा रखा है, लेकिन रिवीजन लेक्चर का मतलब ही यही है कि आपको सारी चीजें दोबारा से कॉन्सेप्ट को आपको ब्रश अप करना। तो पहला आता है बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर। देखो, जब आप अपना काम जो आप जिस काम के लिए आप कैपेबल हो, जब आप वो काम करोगे तो आपका जो अदर बिजनेस प्रोसेसिंग वाला काम है वो कोई और करेगा, तो उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट आउट तो बाहर करना ही पड़ेगा। किसी से बाहर आपको कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको काम वो करेगा। गेटिंग इट? हाँ सर, समझ में आ रही सारी बातें। फिर जनरली नॉन कोर बिजनेस, भाई कोर बिजनेस एक्टिविटीज तो मैं ही करूंगा ना, जो मेन एक्टिविटीज है, डिसीजन है, जजमेंट है, सब कुछ तो मैं ही करूंगा सर। इसके अलावा क्या बचता है? फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हो गई, कोरियर सर्विसेज हो गई, कॉल सेंटर्स वाले काम हो गए, ये तो आउटसोर्स ही करना पड़ेगा, एंड दीज आर नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज। फिर थर्ड में आता है प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये था, सिंपल सा मतलब ये है कि, एक सेकंड को, हाँ सॉरी, कैप्टिव यूनिट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे वो बेसिकली जो फर्म्स आती हैं जो सिर्फ अपने ही किसी और फर्म के लिए काम करती हैं और किसी के लिए कोई काम नहीं करती, दैट इज कैप्टिव बीपीओ यूनिट। थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी तो कोई भी हो गया ना। थर्ड पार्टी, मान लो मुझे प्रिंटिंग करानी, मैंने किसी को दे दिया वो काम, वो प्रिंटर तो बहुत लोगों के लिए काम कर रहा होगा, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। मान लो मैंने प्रिंटिंग काम दिया है और वो काम ना सिर्फ ज्यादा लोगों के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ प्रिंटिंग काम ही करता है और सिर्फ मेरे लिए ही करता है और मेरे ऐसे एक दो लोगों के लिए और करता है, दैट इज वर्टिकल। क्लियर? हाँ सर, सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या जरूरत पड़ गई बीपीओ की। यार सबसे पहले आप मुझे खुद सोचो, जब आप बीपीओ को काम आउटसोर्स कर रहे हो, यानी कि अपना कोई और काम, नॉन कोर वाला काम किसी को आउटसोर्स कर रहे हो, तो अब आप अपने काम पे अटेंशन दे पाओगे, करेक्ट? दूसरी चीज, अगर मैं बुक को प्रिंट करता तो इस बुक को प्रिंट करने के लिए मुझे मशीन चाहिए होती, पेजेस चाहिए होती, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता, स्पाइरल के लिए मशीन चाहिए होती, बहुत खर्चा बच जाता, बहुत खर्चा बच जाता मेरा, हो जाता। और अगर मैंने बीपीओ कर दिया तो मेरा बच गया। आगे आ जाओ। थर्ड पॉइंट कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सेलेंस। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं ऐसा काम जो नॉन कोर वाला काम है वो किसी ऐसे बंदे को दे दूं जो उस काम में माहिर हो, तो होगा क्या? मेरा ओवरऑल जो आउटपुट होगा वो बेस्ट निकल के आएगा। यानी कि मेरे क्लासेस भी मेरी अच्छी आ रही है, रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो रही है, क्वालिटी भी अच्छी है, बच्चों तक पहुंच भी रही है, और नोट्स भी भाई जबरदस्त अगर बाइंडिंग अगर हो जाए तो तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ग्रोथ थ्रू अलायंस, जब आप किसी के संग अदर फर्म्स के साथ जब आप किसी और को काम सौंपते हो तो इससे होता है आपका खर्चा कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ ही होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यार देखो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा अगर आप बीपीओ का काम करोगे। बीपीओ से अगर आप मतलब आउटसोर्स अपना काम करोगे तो इसके ये चांसेस है। स्कोप की अगर बात करें भाई, तो बीपीओ बेसिकली जनरली किसके लिए जाना जाता है? कॉल सेंटर के लिए जाना जाता है। 70% जो रेवेन्यू है बीपीओ का वो कहाँ से आता है? वो कॉल सेंटर से आता है। 24/7 ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और ज्यादातर जो ऑपरेशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और इन्फॉर्मेशन भी होता है। जिसको अगर बीपीओ समझ में आ गया तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, केपीओ तो अपने आप आ जाने वाला है, क्योंकि बीपीओ के अंदर सिर्फ जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोसेस एक्टिविटीज थी बस हम वही आउटसोर्स करते हैं। बाकी जितनी भी नॉलेजेबल स्किल एक्सपर्टीज वाले जो हमारे आउटसोर्सिंग वर्क जो होते हैं वो सब केपीओ के अंदर होते हैं। मेन अगर फीचर देख ले तो मेन डिफरेंस क्या है बीपीओ केपीओ के अंदर? केपीओ के अंदर जो भी हमारी नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटीज है बस वही आएंगी। आई होप सब क्लियर है आपको ये। सेकंड पॉइंट कहते हैं जो केपीओ का मेन काम क्या होता है? अपने क्लाइंट के लिए वैल्यू ऐड करना, वैल्यू क्रिएट करना। केपीओ जो होता है वो हाई ऑर्डर जो एनालिटिकल ऑर्डर वर्क वाले काम होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपर्टीज वाले काम हो गए, डिसीजन वाले काम हो गए, जजमेंट वाले काम हो गए। और केपीओ क्या करता है? इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग व्हिच इज आल्सो डन बाय बीपीओ। ठीक है, और कॉमन सर्विसेज कौन कौन सी हैं? लीगल प्रोसेस, पेटेंट सर्विसेज, वैल्यूएशन एसेट्रा। ये बस एक डीमेरिट, आप चाहो तो डीमेरिट याद कर सकते हो उसका, ये एक ही डीमेरिट है, बाकी कोई डीमेरिट नहीं है। हाँ जी, तो आप मुझे बताइए कि सर आपको ये हमारा लेक्चर भाई 14-15 मिनट में हमने खत्म कर दिया, चैप्टर बेसिकली बड़ा छोटा सा था ये। तो अब आप मुझे बताओ कि बेटा कैसा लगा आपको? सिंपल सी बात है ना सर, मजा आ गया। 15-20 मिनट में चैप्टर पूरा का पूरा करवा दिया, सारे टॉपिक भी कवर करवा दिए, हिंदी कवर करा दी, हिंदी में सारी चीजें।
आपने एक्सप्लेन कर दी। और क्या चाहिए सर, हमें बताओ बताओ। अब इतना सब कुछ करने के बाद तो मैं एक्सपेक्ट आपसे कर ही सकता हूँ कि धमाकेदार नंबर आने वाले हैं आप लोग को। और कसम है तुम्हें, नंबर जरूर शेयर कर देना कि सर इतने नंबर आए आपके पढ़ाने से, सर इतने आए, सर यहाँ कमी लगी, सर यहाँ मजा आया। सब चीज बतानी है आपने, दिल खोल के बतानी है। तुम्हारा मेरा रिश्ता जो है ना, भले ही मैं तुमको नहीं देख पा रहा हूँ, पर तुम तो मुझे देख पा रहे हो। महसूस तो मैं तुम्हें कर पा रहा हूँ कि हाँ, कोई ना कोई तो देख ही रहा है। समझ गए ना? मेहनत करते रहो बस, क्योंकि सक्सेसफुल होगे तभी आप सरवाइव कर पाओगे, वरना तो चीजें बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। ये बात समझ में नहीं आएगी, भी बहुत छोटे हो, लेकिन सक्सेसफुल तो होना ही होना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तब तक मेहनत करते रहिए, अच्छा खाइए पिए, घर वालों की सेवा करते रहिए, उनको परेशान कम करिए, मेहनत करते रहिए, टीचरों का रिस्पेक्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।